दोस्तों, आखिर क्यों हमारे अर्थ की ट्विन सिस्टर कहे जाने वाले प्लेनेट वेनस को नर्क कहा जाता है? लेकिन ये वजह जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। हमारे रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला और सबसे गर्म प्लेनेट शुक्र यानी कि वेनस है, जिसको हम अर्थ पर भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड नंबर पर आता है। वेनस हमारे अर्थ पर चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है और इसे हम अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक हमारे अर्थ के समान ही है। शुरुआत में तो लोगों को लगता था कि यहाँ पर भी हमारे अर्थ के जैसे ही जंगल, महासागर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन शुरुआती स्पेस मिशन के दौरान जब इस पर रिसर्च किया गया तो हमें पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा हमारे साइंटिस्ट ने सोचा था, बल्कि वीनस एक ऐसा प्लेनेट था जिसे हमारे सोलर सिस्टम का नर्क कहा जा सकता था। लेकिन क्यों, ऐसा क्या था यहाँ? स्पेस मिशन के दौरान हमारे साइंटिस्ट को पता चला कि वीनस विशालकाय ज्वालामुखी और गर्म गैसों से भरा प्लेनेट है। वीनस का एटमॉस्फेयर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और यहाँ का सरफेस टेम्परेचर बहुत ही हाई जो करीब 490 डिग्री सेल्सियस है। इतना ही नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ से 90 गुना ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर जीवन का अस्तित्व बहुत ही मुश्किल है। मगर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि कई करोड़ साल पहले वीनस भी हमारी धरती की ही तरह हुआ करता था। यहाँ पर भी विशालकाय महासागर और हमारे अर्थ के जैसे ही एनवायरनमेंट था, लेकिन इस मिस्टीरियस रीजन की वजह से आज यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। वीनस की यही मिस्ट्री साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से हमने काफी सारे मिशन इतिहास में वीनस पर भेजे भी है और इन मिशन के द्वारा हमें बहुत सी चीजें जानने को भी मिली है। लेकिन जितने जवाब मिले उससे कई ज्यादा सवाल भी पैदा हो गए, जो कहते हैं कि क्या वीनस अपने मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर में हमसे कुछ छुपा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वीनस की 10 रहस्यमय बातों को जानेंगे जिससे साइंटिस्ट आज भी परेशान हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी जब भी नई वीडियोस डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस यूनिवर्स। नंबर 1, द सीक्रेट ऑफ वीनस। द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा की गई वीनस पर स्टडी अब तक की हमारे अर्थ की सबसे डिटेल और एक्यूरेट स्टडी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वीनस पर विंड की स्पीड सरफेस के मुकाबले ऊंचाई पर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलती है। वीनस के एटमॉस्फेयर के सेंटर की ऊंचाई पर हवाओं की गति 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, जो हमारे अर्थ पर हुए सबसे तेज बवंडर की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, वीनस पर एवरेज विंड की स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर की रिकॉर्ड की गई है, जिससे वहां के एटमॉस्फेयर में एक सुपर रोटेशन पैदा होता है जो एटमॉस्फेयर में एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है। ऐसी स्टडी से हम वीनस पर मौजूद सोलर टाइड को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इससे हमें अपने आने वाले फ्यूचर मिशन में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 2, डिड वीनस एवर होस्ट लाइफ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वीनस पर पहले हमारी धरती के जैसे ही वातावरण था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वीनस पर भी कभी जीवन मौजूद था? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफी डेबिटेबल रहा है, लेकिन इस बात की अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर इन्वायरमेंट और पास्ट की परिस्थितियों को समझना होगा, जिसके लिए वीनस की जियोलॉजी और हिस्ट्री को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर गियाडा का मानना है कि अगर वीनस अपने पास्ट में ट्रूली हैबिटेबल होगा तो हमें वहां पर लाइफ के उस समय होने के ट्रेसेस मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद वीनस दूसरे नंबर का हैबिटेबल प्लेनेट बन जाएगा। नंबर 3, हाउ डिड वीनस एंड अर्थ कम टू बी सो डिफरेंट। अर्थ और वीनस का शेप और डेंसिटी लगभग एक समान है,
लेकिन तब तक ही जब तक कि हम एटमॉस्फेयर की बात ना करें, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 90 गुना ज्यादा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहाँ का सरफेस टेम्परेचर 490 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों प्लेनेट जो सोलर सिस्टम की शुरुआत में एक समान हुआ करते थे, आखिर कैसे अलग अलग इवॉल्व हुए। एक तरफ हमारे अर्थ पर जीवन मौजूद है तो वहाँ दूसरी तरफ वीनस पर नर्क जैसा माहौल है। वीनस को स्टडी करने से ये तो पता चल ही सकता है कि आखिर ग्रह किस तरह से विकसित होते हैं, और शायद हमें ये स्टडी करने से हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और भी लाइफ मिल जाए। वैज्ञानिक ये संभावना भी बताते हैं कि वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ का पर्यावरण पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। माना जाता है कि शुक्र ग्रह पर मौजूद सारा वाटर भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया था और हमारी धरती भी इस समय कुछ इसी स्टेट पर है। इसीलिए वीनस को स्टडी करना हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हम अपने प्लेनेट की हिस्ट्री और फ्यूचर को और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाए, जिससे हम यहाँ पर भी लाइफ को बचा पाए ताकि अर्थ का हाल वीनस जैसा ना हो। नंबर 4, हाउ डिड वीनस फॉर्म? साइंटिस्ट के अनुसार दोनों प्लेनेट का जन्म एक ही नेबुला और एक ही कंपोजिशन से हुआ है, लेकिन इनके फॉर्मेशन को प्रिसाइसली समझना वैज्ञानिकों के लिए अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स हमारी धरती पर पानी लेके आए थे, शायद वही एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स वेनस पर भी पानी लाए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर विशाल समुद्र और महासागर बन पाए। फिर भी वही सवाल बार बार खड़ा होता है कि इतनी समानताएं होने के बावजूद भी वीनस और अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना अलग अलग क्यों है, और इन दोनों का ही रोटेशन बिल्कुल अपोजिट है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लेनेट है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सभी प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन इस प्लेनेट की सरफेस, इंटीरियर, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी से हम इस प्लेनेट के ओरिजिन और डेवलपमेंट को जान सकते हैं, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि वाटर किसी भी प्लेनेट पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, व्हाट्स इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बात करें अगर वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हम अभी भी इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही घना है, ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन लगभग 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का है, बाकी 3.5% नाइट्रोजन का है। यहाँ पर हमारे अर्थ पर सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण वीनस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। इस प्लेनेट की ज्यादातर जमीन का निर्माण वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर भी अक्सर हमारे अर्थ के जैसे ही वॉल्केनोज फटते रहते हैं। बात करें इसके बादलों की, तो ये सल्फर से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। इस प्लेनेट को सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत ने ऐसे घेरा हुआ है कि जिस वजह से इस प्लेनेट की सरफेस को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और सन से आने वाली 90% लाइट को यहाँ के बादल ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। नंबर 6, हाउ वर द रॉक्स ऑफ वीनस फॉर्म? वीनस की रॉक को आखिरी बार सोवियत के मिशन वेगा 2 द्वारा 1985 में ही टच किया गया था, जब ये सक्सेसफुल वीनस की सरफेस पर लैंड हुआ था, और तब से लेकर अब तक वीनस रॉक्स हमारे लिए मिस्टीरियस है। वीनस की ज्यादातर सरफेस वॉल्केनो से निकले लावा से उत्पन्न हुए मटेरियल से ही बनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी हाईलैंड्स है जहाँ पर रॉक्स की कंपोजिशन अलग है, जो कि वाटर और रॉक्स की इंटरेक्शन से बनी है। इस जगह की डिटेल स्टडी करने के लिए नासा मिशन द विंची लॉन्च कर रही है, जो यहाँ के नोबल गैसेस और एटमॉस्फेयर को बेहतर तरीके से स्टडी करेगा, जिससे हमें वीनस के रॉक्स की बेहद ही जरूरी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मिल सकती है। नंबर 7, हाउ मच वाटर डिड वीनस हैव? नासा के द्वारा की गई वीनस की एक्सप्लोरेशन से हमें यहाँ पर काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला है, लेकिन इन सभी में से सबसे बड़ी मिस्ट्री इस बात की है कि आखिर वीनस पर कितना पानी मौजूद था।
ये जानने के लिए हमें वीनस के एटमॉस्फेयर और रॉक्स को और भी बेहतर ढंग से स्टडी करना होगा, जिससे हमें यहाँ पर वीनस के पृष्ठ में मौजूद वाटर के होने या ना होने के भी ट्रेसेस मिल सके और ये भी पता लग सकता है कि वीनस पर मौजूद सारा पानी आखिर कहाँ गायब हो गया। इन सभी सवालों के जवाब हमें नासा के फ्यूचर मिशन द विंची और द वेरिटास जैसे मिशन के द्वारा मिल सकते हैं, जिससे हम वीनस के एवोल्यूशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 8, वीनस सरफेस एक्टिविटी। हमारे साइंटिस्ट वीनस सरफेस पर हो रही एक्टिविटी जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट और वोल्केनिक इरप्शन को समझ रहे हैं। हालांकि इन्हें समझना अभी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन द विंची और वेरिटास जैसे प्रोब्स से इसे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे हम वीनस पर हो रही गतिविधियों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीनस प्लेनेट पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने के सबूत यहाँ के वोल्केनोज, वैली और माउंटेन है, लेकिन वीनस पर हो रही टेक्टोनिक मूवमेंट अर्थ पर हो रही मूवमेंट से बिल्कुल ही अलग है। हमारे अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट ग्लोबल भी होती है, जिससे हमें कॉन्टिनेंट के टूटने और बनने का पता चलता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 9, What do the mountain look like on Venus? आखिर वीनस पर माउंटेन किस प्रकार से दिखते हैं, ये पता लगाना अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीनस की सरफेस को स्पेस से देख पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सल्फर के बादलों से घिरा हुआ है। हालांकि हमारे पास वीनस की सरफेस की कुछ फोटोज मौजूद है, जो कि पुराने मिशन के लैंडर द्वारा ली गई थी, लेकिन हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें द विंची जैसे मिशन से ही मिल सकती है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और कैमराज काफी ज्यादा एडवांस है और जिन्हें बिल्कुल ही नए रीजन पर लैंड करवाया जाएगा। वैज्ञानिक भी सरफेस की स्टडी करने के लिए इस मिशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 10, आर देयर वीनस लाइक प्लेनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम? क्या वीनस जैसे प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं? तो साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजी जैसे कि द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी से हमारे सोलर सिस्टम के आगे मौजूद प्लेनेट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस को लेकर अभी जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, वो वीनस जैसे ही किसी दूसरे प्लेनेट को समझने में हमारे काम आएगी, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी काफी मदद कर सकता है और जिसकी मदद से हम सोलर सिस्टम के बाहर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढ सकते हैं। आपको क्या लगता है वीनस को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।